नमस्ते, मैं डॉक्टर जुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का स्वागत करता हूं बीए पार्ट प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में। इस कक्षा में हम भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में पढ़ा। पारिस्थितिकी तंत्र में हमने खाद्य श्रृंखला व ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में हम घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। घास स्थल, घास भूमि या घास के मैदान स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रकार है। पृथ्वी पर लगभग 19% भाग पर विभिन्न प्रकार के घास स्थलों का विस्तार पाया जाता है। जीव विज्ञानी शॉन्टन के अनुसार भूतल पर लगभग 24% वनस्पति घास के रूप में पाई जाती है। विश्व के जिन भागों में मृदा की ऊपरी परतें अधिकांशतः वर्ष पर्यंत नमीयुक्त रहती हैं तथा भूमिगत जल व नमीयुक्त ऊपरी परत के मध्य सूखा क्षेत्र होता है, वहां घास स्थल अधिक विकसित होते हैं। जलवायु एवं वनस्पति की भिन्नता के कारण मुख्यतः दो प्रकार के घास मैदान पाए जाते हैं: शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान और उष्णकटिबंधीय घास मैदान। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के ऊपर जलवायु की विविधता के आधार पर कई कटिबंध पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम मोटे तौर पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटते हैं: उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है और इसके पश्चात का क्षेत्र शीतकटिबंध के नाम से जाना जाता है। खास तौर से दक्षिणी गोलार्ध में आप जानते हैं स्थलीय भागों का विस्तार कम पाया जाता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भागों का विस्तार अधिक मिलता है। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो हम जलवायु कटिबंधों के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले घास मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदानों में बांटते हैं। जलवायु की विविधता के आधार पर आपको यह अच्छे से पता है कि क्षेत्र की वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है और जलवायु की विविधता के आधार पर वहां की घासों में भी विविधता मिलती है। इस प्रकार से वहां के पारिस्थितिकी तंत्रों में जैविक व अजैविक घटकों में भी विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। चलिए घास मैदान में हम आगे पढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक। यहां पे हम सभी घास मैदानों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उदाहरण के तौर पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रेरी घास मैदान हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। अब प्रेरी घास मैदान वास्तव में उत्तरी अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान पाए जाते हैं उनमें मुख्य रूप से प्रेरी प्रकार की घास मिलती है। इस कारण इन घास मैदानों को हम प्रेरी घास मैदान कहते हैं। इस घास मैदान का अध्ययन हम घास मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के रूप में करते हैं। चलिए प्रेरी घास मैदान का हम अध्ययन करते हैं। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख अजैविक घटक निम्न प्रकार हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न अजैविक घटक मृदा तथा वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। यहां पाई जाने वाली चरनोजम या काली मिट्टियां पोषक तत्वों की अधिकता के कारण विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। इसकी ऊपरी परत में कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस पदार्थ की अधिकता के कारण इसका रंग काला या गहरा भूरा होता है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होती है। इसके मध्यवर्ती स्तर में चूने का जमाव, जिसे हम कई बार रासायनिक भाषा में कैल्शियम भी कहते हैं, चूने का जमाव भी पाया जाता है। अजैविक घटक, इसमें घास स्थल में पाए जाने वाले विभिन्न जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में मुख्य रूप से हम 3 स्तरों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पहला होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक और तीसरा होता है अपघटक। ये तीनों ही
घटक मिलकर किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं। अजैविक घटकों को आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जलवायविक तत्व भी हम अजैविक घटकों में मुख्य रूप से हम जलवायविक तत्वों को सम्मिलित करते हैं, जिसमें जलवायु के तत्व होते हैं। ये कार्बनिक प्रकार के भी हो सकते हैं, अकार्बनिक प्रकार के भी हो सकते हैं और जलवायु के तत्व भी होते हैं। अजैविक घटकों को 3 भागों में हमने पिछली उसमें अध्याय में विभक्त किया गया था। इस अध्याय में अभी तक हम अजैविक घटक पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि घास मैदान में जैविक घटक किस प्रकार के हैं। अब जैविक घटकों का भी हमने जब संरचना की दृष्टि से अध्ययन किया था तो हमने उसको 3 प्रकारों में बांटा था: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक भी क्योंकि जैविक होते हैं, पर हम उसको संरचना की दृष्टि से कई बार तीसरे घटक के रूप में रखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि घास स्थलों में उत्पादक किस प्रकार के होते हैं। अब चूंकि ये घास स्थल है तो यहां पे प्रमुख उत्पादक तो घास ही होगी। उत्पादकों में विभिन्न आकार व प्रकार की घासें प्रमुख हैं जो प्रेरी प्रदेश में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ झाड़ियां व शाख भी सम्मिलित की जाती हैं। वृक्ष बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं जो कि मात्र नदी घाटियों तथा निम्नवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। अब क्योंकि घास मैदान है, घास मैदानों में कई घास मैदान ऐसे होते हैं जहां पे वृक्षों की अधिकता होती है, पर ये जो प्रेरी घास मैदान है इनमें खास तौर से वृक्ष बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। दूर दूर तक घासें देखने को मिलती हैं और घास भी मुख्यतः यहाँ प्रेरी प्रकार की होती है। उसके अलावा भी दूसरी घासें पाई जाती हैं और यहाँ नदी घाटियों में कुछ क्षेत्रों में तथा पर्वतीय पदीय भागों में आपको यहां वृक्ष देखने को मिलते हैं। उपजाऊ मिट्टी व अनुकूल जलवायु दशाओं के कारण यहां घासें प्रचुर मात्रा में उगती हैं। प्रेरी के पूर्वी भाग में लंबी घासें पाई जाती हैं। इसमें ब्लू स्टेम एंड्रोपोगोन घास प्रमुख है जिसकी ऊंचाई 4 से 6 फीट तक होती है। पश्चिम की ओर वर्षा का औसत कम होने के कारण कुछ इंच लंबाई वाली छोटी घासें पाई जाती है जिसमें बफेलो घास प्रमुख है। अब जैसे कि आप देखते हैं कि पूर्व की ओर यहाँ पे वर्षा का औसत अधिक पाया जाता है, इस वजह से यहाँ पर घासों की प्रधानता होती है और साथ ही यहाँ पे सघन व लंबी घासें पाई जाती हैं। जबकि धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने पर जैसे जैसे वर्षा के स्तर में कमी आई जाती है वैसे वैसे घासों की सघनता के साथ तो कमी होती है, पर घास की ऊंचाई में भी कमी होने लग जाती है। अर्थात यहां घास का आकार पूर्व की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा पाया जाता है। यद्यपि प्रेरी प्रदेश में विभिन्न प्रकार के फूल वाले छोटे पौधे भी पाए जाते हैं, किंतु ये घासों की तुलना में बहुत ही कम मिलते हैं। उपभोक्ता। अब जब किसी क्षेत्र के अंदर हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। अब उत्पादक हम पढ़ चुके हैं, चूंकि ये घास स्थलीय मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पे घास स्थलीय मैदानी क्षेत्रों में जो उत्पादक होंगे वो प्रमुख रूप से घासें ही होंगी। पर आप इसका अच्छे से ध्यान रखें कि हम जब घास स्थल पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं कहें कि वहां घासों के अलावा और कोई उत्पादक नहीं होते, नहीं, कुछ क्षेत्रों में कुछ वृक्ष मिलते हैं या अन्य प्रकार के कुछ और पौधे भी पाए जाते हैं, पर प्रमुखता से वहां पर घासें मिलती हैं। और प्रेरी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे प्रेरी प्रकार की घासें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कुछ शाख और झाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र में बफेलो प्रकार की घास देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इन क्षेत्रों में उपभोक्ता कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें घास स्थल में पाए जाने वाले विभिन्न परपोषी प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं और खास तौर से उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर करते हैं जो मूल रूप से प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता घास पर निर्भर रहने वाले विभिन्न शाकाहारी जंतु इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से कुछ घास में रहते हैं तो कुछ बिल बनाकर जमीन में रहते हैं, पर ये सभी जीव मूल रूप से घास को ही अपना भोजन बनाते हैं। इसी कारण हम इन्हें शाकाहारी जंतुओं की श्रेणी में रखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं में स्थलीय गिलहरी, चूहे, खरगोश, चिड़ियाएं, हिरण, कुरंग, बकरी, गाय, घोड़ा,
टिड्डे, दीमक, कीट आदि प्रमुख है। अब आप ये देखें कि जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घास मैदान पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास मैदानों में घासों में भी विविधता होती है। वनस्पति में हम ये जानते हैं कि हर क्षेत्र की जलवायु में विविधता होती है और जलवायु में विविधता के कारण वनस्पति में विविधता पाई जाती है। वनस्पति की विविधता के कारण हम देखते हैं कि जीवों की प्रजातियों में भी विविधता मिलती है। तो यह नहीं है कि एक घास मैदान में जो उपभोक्ता पाए जा रहे हैं वही उपभोक्ता दूसरे घास मैदान में भी हो। क्षेत्र के अनुसार उपभोक्ताओं के प्रकार और प्रजातियों में अंतर देखा जाता है। कहीं कुछ क्षेत्रों में अलग उपभोक्ता मिलते हैं और तो दूसरे क्षेत्रों में अलग उपभोक्ता पाए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं प्रेरी घास मैदानों में खास तौर से जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनमें गिलहरी, चूहे, खरगोश, चिड़ियाएं, हिरण, कुरंग, बकरी, घोड़ा आदि देखने को मिलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता, ये जंतु विभिन्न शाकाहारी प्राणियों को अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इनमें मांसाहारी कीट जैसे झींगुर, प्रेरिंग मेंटिस, भृंग तथा गिरगिट, सांप, बिज्जू, लाल व भूरे भेड़िए, विभिन्न प्रकार के पक्षी, मेंढक, टोड आदि को सम्मिलित किया जाता है। मेंढक का एक प्रकार होता है टोड, आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि हमने पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि द्वितीयक उपभोक्ताओं के अंदर हम छोटे मांसाहारी जीवों को सम्मिलित करते हैं। छोटे मांसाहारी जीव ये भी अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। तो ये और प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंतर्गत आकार के अनुसार छोटे से लेकर बड़े शाकाहारी जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तो द्वितीयक उपभोक्ताओं के अंदर चूंकि छोटे मांसाहारी जीव होते हैं तो इनका भोजन मूल रूप से छोटे शाकाहारी जीव ही होते हैं। बड़े शाकाहारी जीव खास तौर से तृतीयक उपभोक्ताओं का भोजन बनते हैं। तो हम यहां देखते हैं कि छोटे मांसाहारी जीव छोटे शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता, जैसा कि आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जब हम खाद्य श्रृंखला पढ़ रहे थे तो उसमें पोषक स्तर की अंतिम कड़ी के रूप में हमने तृतीयक उपभोक्ताओं को पढ़ा और हम ये जानते हैं कि तृतीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राप्त करने के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं अर्थात प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, व साथ ही ये द्वितीयक उपभोक्ताओं अर्थात छोटे मांसाहारी जीवों को खाकर भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं घास मैदान के अंदर तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में किन जीवों को रखा जाता है। इस श्रेणी में उच्च मांसाहारी जीव सम्मिलित किए जाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। इसमें खास तौर से बाज, चील, गरुड़ आदि को घास मैदानी क्षेत्रों में हम तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। तो आप ये देखें कि तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में ये खास तौर से जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर प्रेरी घास मैदानी क्षेत्र पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि ये घास मैदानी क्षेत्र सवाना घास मैदानी क्षेत्र या अफ्रीका के घास मैदानी क्षेत्र होते तो तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में वहां अलग जीव देखने को मिलते। वहां पे हमें तृतीयक उपभोक्ताओं के अंदर शेर भी देखने को मिलते और दूसरे बड़े मांसाहारी जीव भी देखने को मिलते हैं। पर इन क्षेत्रों में घास मैदानी के क्षेत्रों के अंदर प्रेरी मैदान के अंदर यहाँ पे छोटे जो शेर की श्रेणी में आते हैं, खास तौर से कई बार यहाँ देखने को मिलता है जो पूमा होता है वहाँ भी देखने को मिलता है और गिरिपदीय श्रेणी के अंदर यहाँ पे माउंटेन लायन भी देखने को मिलता है जिसे कूगर के नाम से भी जाना जाता है। ये तृतीयक उपभोक्ताओं की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये एक घास मैदानी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि घास मैदानी क्षेत्र इस प्रकार के घास मैदानी क्षेत्र होते हैं जहां जलवायु की विविधता के आधार पर नमी व वर्षा की स्थिति के आधार पर घास की लंबाई व सघनता में विभिन्नता देखने को मिलते हैं। अब आप ये देखते हैं कि ये घास मैदानी क्षेत्र है और इस घास मैदानी क्षेत्र के अंदर नीचे किस प्रकार से जीव रहते हैं। घास मैदानी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो उत्पादक है वो यहाँ पर घास पाई जाती है। अब आप जानते हैं कि उत्पादक का क्या कार्य होता है। उत्पादक सूर्य से आने वाली ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा
अपने अंदर स्थिरीकृत करता है और इस ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपने अंदर संचित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने में किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य जैविक घटक, जिसमें हम शाकाहारी जीवों को देखते हैं, हम मांसाहारी जीवों को देखते हैं, ये इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में। शाकाहारी जीव क्या करते हैं, इन पौधों को खा लेते हैं। इन पौधों को खाने से इसके अंदर संचित ऊर्जा जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित है वो अब इन शाकाहारी जीवों में पहुंच जाती है और शाकाहारी जीव इस ऊर्जा का उपयोग कर कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपने शरीर में वृद्धि करते हैं और उनकी प्रजाति आगे बढ़ती चली जाती है। शाकाहारी जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं और अपने भोजन के लिए फिर मांसाहारी उपभोक्ता, जहां खासतौर से द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता देखे जाते हैं, वो इन शाकाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन के रूप में ये जो सूर्य से ऊर्जा आई थी, ये ऊर्जा जहां पहले उत्पादकों द्वारा संचित की गई, उत्पादकों से ये शाकाहारी जीवों में पहुंची, अब शाकाहारी जीवों से ये मांसाहारी जीवों में पहुंच जाती है और फिर मांसाहारी जीव इस ऊर्जा का उपयोग अपनी वृद्धि करने में व अपनी प्रजाति की संख्या बढ़ाने में करते हैं। और अंततः इस प्रकार से ये जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य से होता है, हम मनुष्यों तक भी पहुंच जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं, चाहे वो शाकाहारी प्रकार के जीव होते हैं, चाहे मांसाहारी प्रकार के जीव होते हैं। अंततः क्या होता है कि जब ये सारे जीव वो की मृत्यु हो जाती है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में, चाहे वो उत्पादक का स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक पोषण स्तर में प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी जीव हो, अंततः वो कहां पहुंच जाते हैं, डीकंपोजर्स अर्थात अपघटकों के पाद। और अपघटक इन सभी के शरीर में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पुनः उन्हें अजैविक पदार्थों के रूप में अर्थात पोषक तत्वों के रूप में वातावरण में विमुक्त कर देते हैं। अपघटक, जैसा कि आप जानते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक स्तर में जीवों की मृत्यु होने के पश्चात अपघटक का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अपघटक भी वास्तव में जैविक घटकों का रूप होते हैं। इसके अंदर छोटे जीव पाए जाते हैं जो मूल रूप से जैविक घटकों को अपघटित करके पुनः अजैविक घटकों में बदल देते हैं, जो कि पोषक तत्वों के रूप में वापस से उत्पादकों तक पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं, मृत्यु के बाद उपरोक्त सभी पोषण स्तरों के जीवों को अपघटक विघटित कर देते हैं। इनमें मृत जीवी, कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसिस आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर खनिज तत्वों को पुनः मृदा में पहुंचा देते हैं। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि ये सभी पोषक तत्व पुनः उत्पादकों द्वारा उपयोग में ले लिए जाते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र पूरा एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में लगातार अनवरत रूप से चलता रहता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। आज की कक्षा में हमने पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र को पढ़ा। इस घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध रखते हुए निम्न प्रश्न आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में हल करने हैं। पहला प्रश्न है, घास मैदान कितने प्रकार के होते हैं? आप इन सभी असाइनमेंट्स को अपनी नोट्स के अंदर जरूर हल करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, ताकि परीक्षा के अंदर आपको आसानी रहे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि घास मैदान कितने प्रकार के होते हैं। इसका जवाब आप अधिकतम 20 शब्दों में लिख सकते हैं। घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के उपभोक्ताओं पे आप टिप्पणी लिखिए। खास तौर से आपको घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं, इस अध्याय में हमने प्रेरी प्रकार के घास मैदानों का अध्ययन किया। अगर आप अपनी पुस्तक से अन्य प्रकार के घास मैदानों का अध्ययन करते हैं तो उस प्रकार के घास मैदान के उपभोक्ताओं का यहां पर आप वर्णन कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्दों में देना है। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर विस्तृत लेख लिखिए। यह एक निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें आपको लगभग 500 शब्दों के अंदर, अधिकतम 500 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने के साथ ही साथ आप ये देखें कि इसकी संरचना का जब आप वर्णन करें तो उसको इसी प्रकार से वर्णन करें कि पारिस्थितिकी तंत्र का जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें मूल रूप से जैविक और अजैविक घटक होते हैं। जब हम पहले हम अजैविक घटकों का अध्ययन करेंगे, फिर जैविक घटकों का अध्ययन करेंगे। जैविक घटकों के अंदर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक 3 प्रकार के घटक होते हैं। तो इसी क्रम में हम प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे। इन्हीं बिंदुओं के अंदर आपको प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना है। और जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आप ध्यान रखें कि
पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का आपको उत्तर इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत देना है। हां, क्षेत्र विशेष के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता के अनुसार पाए जाने वाले जैविक व अजैविक घटकों में भी विभिन्नताएं आ सकती हैं। आपसे आशा की जाती है कि आप इन प्रश्नों को अपने नोट्स में जरूर हल करेंगे और इनका अच्छे से उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए जल्दी ही हम नए अध्याय के नए वीडियो के साथ मिलेंगे।